हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य की इस कक्षा में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ गार्हस्थ्य तासिका। गार्हस्थ्य तासे का पूरा नाम था जोसेफ हेलिडोर गार्सिन द तासे। क्या नाम था? जोसेफ हेलिडोर गार्सिन द तासे। ये गार्हस्थ्य तासे का पूरा नाम था। इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी था। तो हिंदी साहित्य का इस इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। किसका था? गार्हस्थ्य तासी का। इसके अंदर एंदोई जो हिंदी के लिए कहा गया है और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है जो उर्दू भाषा में हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसमें कुल 738 कवियों के बारे में वर्णन किया गया है। गार्हस्थ्य तासे ने कितने कवियों का? 738 कवियों का वर्णन अपने इस इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ में किया है। इन्होंने इस गार्हस्थ्य तासी ने इस इतिहास ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा। इम्पोर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है कि गार्हस्थ्य तासे का जो इतिहास ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है, क्योंकि फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। इसलिए हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ आया था वो हिंदी भाषा में होकर के किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। इसके 3 भागों में ग्रंथ आया। कितने भागों में? 3 भागों में ग्रंथ प्रकाशित हुआ। सबसे पहले 1839 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, उसके बाद 1847 ईस्वी को, इसके बाद 1871 ईस्वी को। तो ये ग्रंथ 3 भागों में 1839, 47 और 1871 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। 1837 ईस्वी से हिंदी व उर्दू का विवाद प्रारंभ होता है। हिंदी और उर्दू के बीच में कौन सी भाषा अच्छी है, इस बात को लेकर के हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के बीच में विवाद हो जाता है। कब से प्रारंभ होता? 1837 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है। लाहौर से 1867 में लाहौर से 1867 में एक पत्रिका निकलती, उसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? ज्ञान प्रदायिनी। ये पत्रिका कैसी थी? मासिक थी, यानी हर महीने में एक बार आती थी, उसे कहते हैं मासिक पत्रिका, जो महीने में एक बार आती। कहाँ से निकलती थी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका? लाहौर से निकलती थी। कब निकली? 1867 को लाहौर से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकालने वाली और पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले बाबू नवीन चंद्र राय। क्या नाम है? तो बाबू नवीन चंद्र राय ने उर्दू को आशिकी की जबान कहते हुए हिंदी का प्रबल पक्ष लिया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उर्दू को आशिकी की जबान किसने कहा था? तो उर्दू को आशिकी की जबान किसने कहा था? बाबू नवीन चंद्र राय। भाई अपनी अपनी राय रखता था बाबू ने, अपनी नई राय क्या रख दी उर्दू के बारे में? आशिकी की जबान। ऐसे याद हो जाएगी कि उर्दू को आशिकी की जबान किसने कहा था? कि जो अपनी नई राय रखता उसे कहते हैं आशिकी की जबान। उर्दू के बारे में बाबू नवीन चंद्र राय ने। बाबू नवीन चंद्र राय कहाँ से? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। कहाँ से? लाहौर से। कब निकाली? 1867 को। बाबू नवीन चंद्र राय किस भाषा के प्रबल पक्षधर थे? हिंदी भाषा के। अब जब इन्होंने एक बात कह दी आशिकी की जबान उर्दू का, तो इस बात का विरोध किया किसने? गार्हस्थ्य तासे ने। फ्रांस में बैठे बैठे इस बात से बहुत चिढ़े थे, नाराज हो गए कि उन्हें उर्दू भाषा को आशिकी की जबान क्यों कहा, इस बात से नाराज हो गए। इसलिए गार्हस्थ्य तासे ने हिंदी का विरोध करते हुए उर्दू का समर्थन करते हुए हिंदी को बद्दी बोली की संज्ञा दी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गार्हस्थ्य तासे किस भाषा के प्रबल समर्थक थे? तो उर्दू भाषा के समर्थक थे। और इन्होंने क्या किया? उर्दू का तो समर्थन किया और उर्दू हिंदी को क्या कहा? बद्दी बोली का। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी को बद्दी बोली किसने कहा था? तो गार्हस्थ्य तासे ने कहा था। क्या नाम था? गार्हस्थ्य तासे ने ही हिंदी को बद्दी बोली कहा था। जबकि बाबू नवीन चंद्र राय हिंदी के प्रबल समर्थक थे और उर्दू को आशिकी की जबान कहा था। इनके इतिहास में कुल 738 कवियों का उल्लेख है। किसके इतिहास में? गार्हस्थ्य तासे ने हिंदुस्तानी गार्हस्थ्य तासे इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी था। इस इतिहास ग्रंथ के अंदर कुल 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला कवि का नाम है अंगद। अपने पता कि जो ये ग्रंथ है वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है, इसलिए हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर ए आता है, इसलिए इसमें पहले कवि का नाम अंगद है। और अंतिम कवि का नाम
हेमंत यानी अंगद से लेकर के हेमंत तक कुल कवि है, केवल इसमें हिंदी के 72 कवियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कवि कम है, उर्दू अन्य भाषा के ज़्यादा कवि, हिंदी के केवल 72 कवियों का ही उल्लेख मिलता है। कुल कितने कवि? 738 कवि। हिंदी के कितने हैं? इसमें 72 कवियों का उल्लेख मिलता है। इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी का प्रारंभ, हिंदी का पहला कवि, काल विभाजन, नामकरण, प्रवृत्ति इत्यादि किसी का भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है ये, लेकिन इसमें कोई हिंदी का प्रारंभ कब से हो इस बात का कोई पता नहीं चलता है। हिंदी का पहला कवि कौन था इस बात का विषय में कोई पता नहीं चलता। काल विभाजन इसमें कुछ नहीं किया गया, ना कोई नामकरण किया गया, कोई प्रवृत्तियाँ इसमें नहीं दिखाई देती है। गारसा तासी का इतिहास असल में गारशद तासी का इतिहास असल में खींचड़ी ग्रंथ सा प्रतीत होता है। अब ये खींचड़ी कह दो किस क्यों कहा इसने, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पता नहीं चलता कि हिंदी का पहला कवि कौन था, कब से कब था, उसका कोई पता नहीं चलता है, उसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए खींचड़ी जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी आदि सभी भाषाओं के कवि को मिश्रण है। दूसरा कारण यह है कि इसमें कोई एक भाषा का कवि नहीं है, इसमें सभी उर्दू कवि है, क्योंकि हिंदी के तो मात्र इसमें 72 कवि है, कुल 738 कवि, उनमें से अरबी भाषा के कवि भी इसके अंदर शामिल किए गए, फारसी भाषा के भी, उर्दू भाषा के भी, हिंदी भाषा के, पंजाब, सभी भाषाओं के कवि हो। इसलिए ये ग्रंथ गारशद तासी का ग्रंथ खींचड़ी जैसा लगता है। अब दूसरा ग्रंथ आता इसके बाद में मौलवी करीमुद्दीन। दूसरा ग्रंथ को लिखता मौलवी करीमुद्दीन, और मौलवी करीमुद्दीन अपना ग्रंथ का नाम रखा था तज़किरा ई शुआराई हिंदी। क्या नाम था? तज़किरा। देखो मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ का नाम था तज़किरा ई शुआराई हिंदी। यह ग्रंथ 1848 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1848 में। किसने लिखा था? मौलवी करीमुद्दीन ने। कौन सा लिखा था? तज़किरा ई शुआराई हिंदी। इसमें कुल 1004 कवि है। कितने ग्रंथ? इस ग्रंथ में कितने कवि है? 1004 ग्रंथ है, जिसमें हिंदी के 62 कवि है। तज़किरा ई शुआराई हिंदी में हिंदी के 62 कवि का उल्लेख मिलता है। कितने? हिंदी के 62 कवियों का उल्लेख मिलता है। मौलवी करीमुद्दीन का एक इतिहास ग्रंथ है, सन 1848 में लिखा गया था। ये 1004 कवि है, हिंदी केवल 62 कवि है। यह ग्रंथ तासी के ग्रंथ का ही पूर्ण अनुकरण है। यानी जो तासी ने जो ग्रंथ लिखा था, गारशद तासी ने इस्तवार इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ था, उस ग्रंथ का ही अनुकरण है, पूर्ण अनुकरण है। इस ग्रंथ में काल विभाजन नामकरण तो नहीं किया गया था, लेकिन कालक्रम को अवश्य ध्यान रखा गया था। इसमें क्या ना तो कोई काल विभाजन किया गया और ना कोई नामकरण किया गया, बल्कि कालक्रम का थोड़ा ध्यान रखा गया। उसमें तो हिंदी के वर्णमाला क्रम के अनुसार था, इसमें कालक्रम का अवश्य ध्यान रखा गया। किसमें? मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ में। तीसरा ग्रंथ आता महेश दत्त शुक्ल का। किसका आता? महेश दत्त शुक्ल। और महेश दत्त शुक्ल ने अपना ग्रंथ का नाम लिखा था भाषा काव्य संग्रह। क्या नाम था? भाषा काव्य संग्रह। कब आया? 1873 ईस्वी में ग्रंथ आए थे। पूछने की इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? भाषा का काव्य संग्रह कौन कर सकता है? महेश। कौन करेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश कर सकता है काव्य संग्रह, भाषा का काव्य संग्रह। कब किया? 1873 में। 1873 में महेश दत्त शुक्ल ग्रंथ आया था भाषा काव्य संग्रह। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। शिव सिंह सेंगर चौथा नंबर पर आता शिव सिंह सेंगर। इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। किस पद्धति में लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था। शिव सिंह सरोज, और 1883 में प्रकाशित हुआ था। यह विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख करने वाला पहला इतिहास ग्रंथ है। क्या कह रहा है ये कि इस ग्रंथ में जो शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ आया शिव सिंह सेंगर का, इस ग्रंथ में केवल हिंदी के जो कवि थे उनको ही शामिल किया गया और भाषा कवियों का, इसलिए हिंदी के कवियों को उल्लेख करने वाला यह पहला इतिहास ग्रंथ था हिंदी के कवियों का। वैसे तो चौथा नंबर पे आ गया, वैसे इनके और हिंदी हो जाए तो पहला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसमें कुल 1003 हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया, केवल हिंदी का है, और वो कितने कवियों का? 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। किसमें? शिव सिंह सरोज के अंदर 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया यह हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। किसी भारतीय द्वारा
लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है इसको, शिव सिंह सरोज को। यह इतिहास ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के प्रारंभ का उल्लेख मिलता है। और पहली बार शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का कब से प्रारंभ माना जाता है, इस बात का उल्लेख मिलता है। शिव सिंह सेंगर ने 713 ईस्वी या इसमें 57 जोड़ते संवत आ जाएगा, उस 770 संवत से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना, तो 713 ईस्वी से माना। कब से माना? 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानता है कौन? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के पहले कवि पुष्य या पुंड। किसको माना इन्होंने पहला कवि? पुष्य कह दो या पुंड, एक ही नाम है। पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मानता है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाय को छप्पे छंद का राजा कहा था। चंद्रबरदाय कौन था? जो पृथ्वीराज रासो लिखने वाला जो इतिहास था वो चंद्रबरदाय था। तो शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाय को किस छंद का? छप्पे छंद का राजा कहा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता कि छप्पे छंद का राजा चंद्रबरदाय को किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने कहा था। प्रोफेसर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाय को छंदों का राजा कहा। छप्पे छंद का तो शिव सिंह सेंगर ने कहा था, और सभी छंदों का राजा नामवर सिंह ने चंद्रबरदाय को कहा था कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और अब के कवि खदोत समझते करत प्रकाश। ये पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये पंक्ति शिव सिंह सेंगर की कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास अब के कवि खदोत समझते करत प्रकाश। ये प्रकाश शिव सिंह सेंगर। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में पहली पंक्ति में जिस इतिहास ग्रंथ का नाम लिया वह शिव सिंह सरोज है। और शिव सिंह सरोज की रचना 1883 में शिव सिंह सेंगर ने की थी। और इस इतिहास ग्रंथ की पहली पंक्ति में इस इतिहास ग्रंथ का नाम लिया गया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला ग्रंथ आता जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड। और आयरलैंड से हमारे संविधान में जो नीति निर्देश तत्व वही देश है आयरलैंड। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन आयरलैंड के रहने वाले थे। और इनका ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब आया? 1888 में। यानी जो शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास का 1883 में आता है उसके 5 साल बाद में आता है मॉडर्न। मॉडर्न कितने साल बाद में? 5 साल बाद में। किसका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन का याद कर सकते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब? 1888 में आया था। और ग्रियर्सन कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को वर्नाक्यूलर या देसी भाषा की संज्ञा दी है। मोस्ट लाइन प्रश्न बन सकता है कि ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को किस भाषा की संज्ञा दी है? या तो वर्नाक्यूलर कह दो या दूसरा नाम कह दो देसी भाषा। इसलिए वर्नाक्यूलर इसका प्रयोग किया है। वर्नाक्यूलर या देसी भाषा। खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने देसी भाषा कहा या वर्नाक्यूलर भाषा कहा। कालानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। यानी कालक्रम के अनुसार। इसमें अब वो वर्नाक्युलर पद्धति का नहीं था, इसमें समय के अनुसार कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। और कालक्रम के अनुसार जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पहला ग्रंथ था वो ये था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का था। इसमें काल विभाजन और नामकरण करने का पहली बार प्रयास किया गया। शुद्ध नामकरण तो नहीं हुआ ना काल विभाजन, लेकिन उसने कोशिश जरूर की थी। यद्यपि यह प्रयास अवस्थित कहा जाएगा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना गया। कब से माना गया? ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? 643 ईस्वी से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से? 643 ईस्वी से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना गया था। जबकि शिव सिंह सेंगर ने कब से हिंदी साहित्य प्रारंभ? 713 ईस्वी से। यानी 713 से तो शिव सिंह सेंगर मानता है और उसका शिव सेंगर पुष्य पुंड को अपना हिंदी का पहला कवि मानता है, जबकि ग्रियर्सन 643 ईस्वी से मानता है। इस ग्रंथ में 952 कवियों का उल्लेख है। शिव सेंगर के ग्रंथ में 1003 कवि है, जबकि ग्रियर्सन के ग्रंथ में कुल 952 कवियों का उल्लेख है। और जो सभी हिंदी के कवि है, जो इस 952 जो भी कवि सारे हिंदी भाषा के कवि है। मूल रूप में यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? आपने पता कि ग्रियर्सन आयरलैंड का था, वहाँ भाषा अंग्रेजी चलती थी। तो जब ये ग्रंथ लिखा गया था तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। 1957 ईस्वी में किशोरलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। तो ये याद करने की बात है कि ग्रियर्सन का
जो ग्रंथ था उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। और साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, यानी किशोरीलाल गुप्त ने इस द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ था उसका हिंदी में अनुवाद साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। गार्हस्थ्य ताशी के ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था। देखो दोनों का हो गया। गार्हस्थ्य ताशी का जो पहला इतिहास ग्रंथ आया था, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदुस्तानी वाला, तो उसका तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया था। जबकि किशोरलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ 1957 में किया था। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास ग्रंथों का रचनाकार किशोरीलाल गुप्त है। कौन सा? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास। ये ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये ग्रंथ किशोरीलाल गुप्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास कौन कर सकता? किशोरीलाल गुप्त। और उसका साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में किया। ग्रियर्सन की चर्चित पुस्तक का नाम है भाषा सर्वेक्षण। एक पुस्तक और ग्रियर्सन की, एक तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान थे, इसके अलावा एक पुस्तक और है भाषा सर्वेक्षण। तो भाषा सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? ग्रियर्सन की। और इन्होंने इस पुस्तक में उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी। क्या कहा? उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है। उसमें देसी भाषा या वर्नाकुलर कहा था और इसमें क्या कहा? उर्दू को ठेठ हिंदी। तो ये पूछा जा सकता है उर्दू को ठेठ हिंदी किसने कहा? ग्रियर्सन ने। उर्दू को देसी भाषा किसने कहा? ग्रियर्सन ने। उर्दू को वर्नाकुलर भाषा किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। किस काल को? ग्रियर्सन ने क्या करा कि जो ग्रियर्सन है, इस ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किस काल की संज्ञा दी? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल का। किसने? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी कि इस समय भारत के हिंदी साहित्य के इतिहास जब भक्ति काल चल रहा था उसमें क्या, जैसे तुलसीदास जी आ गए, सूरदास जी, ऐसे ऐसे जो मुख्य कवि आए और हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिए, इन्होंने लिखा, इतिहास लिखा, तो इसे पुनर्जागरण यानी पुनः लोगों में जागरूकता आने लगी। इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। आदिकाल क्या नाम दिया? चारण काल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया। भक्ति काल को श्रवण काल नाम दिया। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी। यह आदिकाल का नामकरण करने वाला प्रथम विद्वान था। प्रश्न, आदिकाल का नामकरण करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन था। और किस नाम से किया? चारण काल के नाम से। क्यों किया चारण काल के नाम से? क्योंकि जो आदिकाल में ग्रंथ आते पृथ्वीरासो, ये ग्रंथ सभी जो ग्रंथ और रचनाकार थे वो चारण जाति से थी, इसलिए हिंदी साहित्य के पहले ग्रंथ को, पहले इतिहास काल को क्या नाम दिया? इन्होंने चारण काल नाम दिया। चारण काल नाम दिया। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मूल रूप से इन्होंने लिखा था अंग्रेजी भाषा में। ये ग्रंथ कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था बंगाल में। कहाँ प्रकाशित हुआ था? बंगाल में। कहाँ पे? किस में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में के एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। कब? 1888 को प्रकाशित हुआ था। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को बिजली की क्रोंद चमक की भांति त्वरित उदित तुरंत माना था। क्या कहा? ग्रियर्सन क्या कह रहा है कि जो भक्ति आंदोलन है, जैसे बिजली की अचानक जैसे बदल हो रहे तो अचानक बिजली चमकते, उसी प्रकार भक्ति आंदोलन भी अचानक पैदा हुआ माना जाता है, तुरंत पैदा हुआ, उदित हुआ माना जाता है। भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन जैसा विशाल आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। ये किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा था कि भारत में भक्ति आंदोलन जैसा आंदोलन पहले पैदा नहीं हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 अध्यायों में बांटा। हिंदी साहित्य जो इतिहास है उसको 12 भागों में बांटा था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल के जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालों में बांटा। कितने कालों में? 12 कालों में बांटा। अगर ऑप्शन में 11 है तो 11 सही है, क्योंकि 12 नामकरण इस प्रकार है 12। यदि ऑप्शन मान 11 ही है तो 11 सही है, नहीं तो 12 होगा। पहला नामकरण क्या? हिंदी साहित्य का पहला काल क्या कहा इन्होंने? आदिकाल। और आदिकाल क्या नाम दिया इन्होंने? चारण काल।
तो पहला हो जाएगा हिंदी साहित्य का चारण काल। दूसरा नाम दिया इन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी, जायसी का प्रेम कविता, तीसरा नाम दिया जायसी। उस समय जायसी था मलिक मोहम्मद जायसी, उसने जो प्रेम की कविता लिखी उसको एक काल के रूप में इन्होंने लिखा, जायसी की प्रेम कविता। फिर आ गया मुगल काल आ गया, तो मुगल दरबार, सॉरी ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसके बाद में जायसी बाद में उस समय कृष्ण संप्रदाय चल गया, सूरदास इन आके, तो इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय एक काल बांटा 4 नंबर में। फिर मुगल दरबार, फिर आ गया तुलसीदास जी, तुलसीदास जी जो भक्त थे तुलसीदास एक काल में। फिर आ गया रीति काव्य, फिर आ गया तुलसीदास की प्रवृत्ति आ गई, फिर 18वीं सदी आ गई। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का उसके बारे में लिखा गया इन्होंने। फिर महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान आ गया। विविध परिप्रेक्ष्य या अन्य कवि ग्रुप में 12वां नाम यह है, विविध परिप्रेक्ष्य या अन्य कवि 11 नंबर एक अवसर। ग्रेड्स ने 12वें अध्याय में काल विभाजन और नामकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। 12वें अध्याय में काल विभाजन क्या किया, 12वें अध्याय में काल विभाजन नामकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ग्रेड्सन का इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है, हालांकि इसे व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास किसे माना जाता है? ग्रेड्सन का जो इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हालांकि इसे व्यवस्थित ग्रंथ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसे वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा हो गया? ग्रेड्सन का। किसका है, कौन सा है? तो ग्रेड्सन का इतिहास ग्रंथ हो गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो गया। हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास कौन सा लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल के लिए सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग ग्रेड्सन ने किया था। किसने किया था? रीतिकाल आप लोग कहते हैं। इसके जो रीति शब्द है, रीति शब्द कौन लाया सबसे पहले? तो ये जॉर्ज ग्रेड्सन ही सबसे पहले रीतिकाल के लिए रीति शब्द का सबसे प्रयोग जॉर्ज ग्रेड्सन ने किया था। उन्होंने रीति काव्य नाम दिया, क्या नाम दिया? रीति काव्य नाम दिया। जॉर्ज ग्रेड्सन क्या नाम दिया? रीति काव्य, रीतिकाल ने कहा रीति काव्य नाम दिया। बाद में शुक्ल जी ने रीति शब्द ग्रेड्सन से उधार लिया था। इसलिए शुक्ल जी ने प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति शब्द किससे लिया था? तो ग्रेड्सन से ही लिया था रीति शब्द। तुलसीदास जी को सबसे पहले लोक नायक की संज्ञा देने वाले ग्रेड्सन ही थे। जो हमारे तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के जो महान कवि है वो हिंदी साहित्य के, इन्होंने इनको जो लोक नायक की संज्ञा देने वाला पहला विद्वान था तो जॉर्ज ग्रेड्सन था। कौन था? ग्रेड्सन ने ही तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का पहले लोकनायक संज्ञा दी थी। किसी ने? ग्रेड्सन ने। थैंक यू दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।